परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। पहले समझ लो इसमें होता क्या है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाते हैं। पहला शर्त एकदम क्लियर हुआ। कोई अप्रत्याश संघर्ष हुआ तो अगर मान के चलिए एक चल रहा है या रुका हुआ है और पीछे से कोई वस्तु जाकर उससे टक्कर मार रही है, तो अगर अप्रत्याश होगा तो आपस में वो चिपक जाएंगे। रियल केस में ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है, बट अप्रत्याश संघटन में होगा एग्जैक्टली ये जो बोल रहा है, ठीक है। या ऐसे कर लीजिए कि गीली मिट्टी का कोई गेना बना लीजिए, ठीक है, और एक रखिए और पीछे से उसको टकरा के मारिए, तो जहां तक उंगली रहेगी वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में पहला शर्त क्या है कि जब भी वो टक्कर होगा आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बना लो थोड़ा सा। m1 m2, इसकी वेलोसिटी u1 लेते हैं और इसकी वेलोसिटी u2 ले लेते हैं। अगर इनका आपस में टक्कर होगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे और उनकी मास m1 प्लस m2 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला शर्त एकदम क्लियर हुआ कि इनइलास्टिक जब भी कोलिजन होगा तो इसमें मास ऑब्जेक्ट क्या करेंगे आपस में परफेक्टली, मतलब पूर्णतः इनइलास्टिक होगा तब। अगर केवल इलास्टिक है पूर्णतः नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, वहां पे क्या चेंज हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। जब भी इनइलास्टिक लगता है तो उसमें मैंने क्या परिभाषा लिखा रखा है कि उसमें मोमेंटम जो होता है, संवेग जो होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, चेंज नहीं करता टक्कर से पहले और टक्कर के बाद दोनों अवस्था में। बट वहीं पे एनर्जी क्या करेगा, इनइलास्टिक में चेंज कर जाएगी, तो यहाँ भी चेंज करेगी, निकालेंगे ठीक है। तो ये टक्कर से पूर्व, टक्कर होने के लिए फिर वही शर्त क्या हो जाएगी, u1 ग्रेटर देन u2। पीछे वाला तेज चलेगा तभी जाके आगे वाले को टक्कर मारेगा, अन्यथा नहीं मारना, ठीक है। तो ये शर्त होगी। दूसरा, इन टक्कर होने के बाद आपस में ये चिपक जाएंगे और उनका मास दोनों के मास के योगफल के बराबर हो जाए। कितनी बात क्लियर हुई, थोड़ा लिख लीजिए उसमें नीचे। हमारा कि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिनके वेग क्रमशः u1 तथा u2 है। ये टक्कर से पूर्व की बात है। शर्त ये है कि u1 ग्रेटर देन u2 है तथा टक्कर के पश्चात वे आपस में चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं तो मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो इनइलास्टिक में क्या मैंने बताया अभी कि संवेग संरक्षित रहता है बट ऊर्जा चेंज कर जाती है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षण के, देखो यहाँ पे थोड़ा सा सिद्धांत से तो बताओ जरा फॉर्मूला क्या होता है संवेग संरक्षण सिद्धांत का। टक्कर से पहले का दोनों पिंडों का संवेग तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर के बाद का संवेग कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग नहीं है, चिपक गया है तो डायरेक्टली लिख लेंगे m1 प्लस m2 इंटू v, इसे इक्वेशन 1, ठीक है। बट एनर्जी चेंज करेगी, ठीक है, तो यहाँ अलग अलग निकालना पड़ेगा। टक्कर से पूर्व की ऊर्जा या गति ऊर्जा डायरेक्टली लिख दीजिए। तो इसको हम ये इनिशियल लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। और टक्कर के पश्चात की ऊर्जा, टक्कर के पश्चात की
गति जुड़ जाए। तो ये फाइनल लास्ट या लास्ट और फाइनल लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं इतनी हुई। ठीक है, अगर हमें कुछ निकालना पड़े और जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशन के अनुसार भी फार्मूला निकालना पड़ता है कि अगर मान लेते हैं U2 रुका हुआ हो, U1 चल रहा है, तब उसमें एनर्जी में कितना अंतर आएगा टक्कर के बाद से और टक्कर के पहले से। बात समझ आ रहा है? जैसी बात है कि इसमें एनर्जी कुछ चेंज करेगी, तो वो चेंज अगर निकालना हो तो कुछ शर्तों के साथ देना पड़ेगा, अन्यथा इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशन के साथ फिर से नए नए फार्मूले हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं कंडीशन इफ U2 इक्वल टू 0। तब ध्यान से देखो, यहाँ तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं टक्कर के पश्चात तो चलेगा ही चलेगा, वो चले या चाहे न चले। टक्कर के पूर्व क्या हो जाएगा, के इनिशियल अगर इफ यू, तो ये के इनिशियल हो जाएगा आपका 1/2 m1 E1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 into 0 का स्क्वायर। तो टोटली क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। क्या बचेगा, केवल 1/2 m1 E1 का स्क्वायर। सही है, बात कर रहा है। समीकरण से जरा इस अवस्था में देख लीजिए क्या हो जाएगा। वेलोसिटी भी देखिएगा, मैंने कहा कंडीशन के अनुसार आप चीजें समझिए, फिर इसके लिए अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ से जरा रखिए समीकरण से, इसको समीकरण मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। ठीक है, तो जरा रखिए 3 हो जाएगा m1। यहाँ पे एक और चीज है कि अगर U2 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया यहाँ से इसी वाला, और यहाँ पे अब इसके लिए वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो क्या ये क्या हो जाएगा, m1 E1 प्लस m2 गुणे 0 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। देखो कभी भी v लिख के अगर इसे कटा के गलती से, ये इसका मतलब होता है और क्या नहीं, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे बैठा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m1 E1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। m1 E1 बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू v। यानी v बराबर फार्मूला हमको मिल गया इसके फॉर्म में m1 E1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे एक और टॉपिक है इसी कंडीशन के साथ कि अगर टक्कर के पश्चात तथा टक्कर के पूर्व ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, तो ये फाइनल बटे में के इनिशियल। तो ये अब यहाँ पे ये फाइनल जो है उसको रखिए 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर बटे में इस कंडीशन के साथ के इनिशियल हमने कितना निकाल रखा है 1/2 m1 E1 स्क्वायर, ये इसे कट जाएगा। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा है, तो ये फाइनल बटे में के इनिशियल। यहाँ पे देखो v स्क्वायर है और एक v का मान मैंने यहाँ निकाल रखा है, ये वाला v टोटल वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर दूं। ठीक है, देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 बटे में m1 U1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कहाँ गया, ये हो जाएगा आपका m1 U1 बटे में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या क्या कट जाएगा। के फाइनल बटे में के इनिशियल, तो ये तो जस्ट 10 m1 प्लस m2 बटे में m1 E1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर इंटू E1 का स्क्वायर बटे में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इससे कट गया, u स्क्वायर टोटल कट गया, एक m इससे कट गया, क्या बचा है ये फाइनल बटा में ये इनिशियल। तो यहाँ बचा केवल m1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसको अगर हम ध्यान दें तो कभी भी m1 लेस देन होगा m1 प्लस m2 से। ठीक है, यानी नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े वाले ये नीचे वाला यानी बड़ा इसके साथ गुणा करना पड़ेगा और इस छोटे वाले को इसके साथ गुणा करना पड़ेगा।
बराबर करने के लिए। बात समझ रहा है? अगर एग्जांपल करके दिखा देता हूं, m1 प्लस m2, इसको लिखना नहीं है, k फाइनल इक्वल टू m1 के इनिशियल। अब देखो ये वाला टर्म बड़ा है, ये वाला छोटा है, अगर इसको बराबर करना है तो इस बड़े वाले को इससे गुणा करना पड़ा है, इस छोटे वाले को इससे गुणा करना पड़ा है। तो इसका मतलब कि इसमें कौन बड़ा है? k इनिशियल बड़ा है ग्रेटर देन k फाइनल से। अगर k इनिशियल ग्रेटर देन नहीं होता तो कम से गुणा करने पर इसके बैलेंस में नहीं आता। ये बात पकड़ है कि नहीं है? नहीं है। यहाँ पे 2 3 लेते हैं, 3 बड़ा है 2 से। अब एक कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट x और y, इसको बराबर करना है, लेकिन इसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ और इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो बताओ x और y में किस प्रकार का रिलेशन होगा? ठीक है, x y में किस प्रकार का रिलेशन होगा? अब यहाँ पे x को मैं 2 मान लूं और y को मैं 3 मान लूं, तो 2 3 6, 2 3 6। बात समझ आया? यहाँ पे x क्या हो गया? लेस देन हो गया। बात पकड़ नहीं? तो सेम टू सेम अगर ये वाला इससे, ये बड़ा है इससे या ये छोटा है इससे, तो इसका ठीक अपोजिट होगा यहाँ पे। बात पकड़ आ गई? तो यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है भाई, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, चूंकि m1 plus m2 greater than m1, then k initial is greater than k final। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जब अप्रत्याश छोटा अप्रत्याश संकट जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने क्या समझाया था? इसमें ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रारंभ में अधिक था, टक्कर के बाद कुछ कम हो गया। ग्रेटर देन है ना, अगर इक्वल होता, अगर कम नहीं होता तो क्या होता? इक्वल होता। यहाँ प्रारंभ में ज्यादा है, लास्ट में कुछ कम हो गया है। अब हम निकाल, इतनी बात सुना गई? तो अब हम निकालेंगे कि कितनी कम हुई है ऊर्जा हानि। गतिज ऊर्जा में ह्रास या हानि। तो डेल्टा के याद है ना, जब भी अंतर निकालना होता है क्या करते हैं? डेल्टा के। तो बताओ कम ऊर्जा में से ज्यादा ऊर्जा को घटाना है कि अधिक ऊर्जा में से कम ऊर्जा को घटाना है? अधिक ऊर्जा में से कम ऊर्जा। अधिक ऊर्जा कौन है? टक्कर से पहले की, और कम ऊर्जा कब होगी? टक्कर के बाद की। तो ये हो जाएगा फार्मूला k इनिशियल माइनस k फाइनल। तो k इनिशियल की वैल्यू आपने उधर निकाल रखी है वहां पे, ये वाला, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 m1 u1 के स्क्वायर, और ये क्या निकाल रखा है आप लोगों ने k फाइनल वाले में? ये यहाँ पे है, ठीक है? 1/2 m1 प्लस m2 बेस स्क्वायर। फिर वही कंडीशन, ठीक है? बेस स्क्वायर का मान रख के यहाँ पे कुछ निकाल लेंगे हम लोग, तो लंबा चौड़ा होता जाने वाला है थोड़ा सा। 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2, अभी स्क्वायर का फॉर्मूला रख लीजिए, m1 u1 बटे में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बटा में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये को इससे कट गया, बाकी जो कंडीशन पर रहा है उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। तो ये डेल्टा के बराबर यहाँ क्या बच गया? 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बटे में m1 प्लस m2, ठीक है? ये हो गया डेल्टा के बराबर। ध्यान से देखना, a12 हम कॉमन क्या कर रहे हैं? m1 u1 का स्क्वायर। तो जब यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे a को ऊपर बच जाएगा m1, क्योंकि एक को हमने निकाल रखा है, और फिर बटे में क्या बच जाएगा? m1 प्लस m2, ठीक है? ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा के बराबर 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। ध्यान से, तो ये लसा ले लो, m1 प्लस m2 माइनस m1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है? ये इससे खत्म। तो इसका डायरेक्टली अब गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखना, क्या बचा है यहाँ पे? m2, और यहाँ क्या है? m1 इंटू m2 बटे में m1 प्लस m2, यहाँ जो u1 बचा है इसका होल स्क्वायर, ठीक है? यहाँ तक पूछा है किसी को? ठीक है।